सो शेयर ट्रेडिंग मेरे हिसाब से एक बिजनेस की तरह है। तो आप क्या खरीद बेच रहे हैं? शेयर्स क्या है कि कोई बिजनेस ही है ना। तो बिजनेस को आप खरीद बेच रहे हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। तो बिजनेस किस बेसिस पे चलता है? सेल्स, प्रॉफिट, रॉ मटेरियल इनपुट फ्लक्चुएशन, एक्सटर्नल इवेंट्स, डेब्ट। लेकिन आप और हम सिर्फ प्राइस को देख के बाई सेल करते जा रहे हैं। तो आप दुकान के सामने खड़े हो गए, कितने की दुकान दी है? बोले 5 लाख की। तो आप बोलेंगे दे दो। ये सही अप्रोच है क्या? Now if this approach is not right, then the same approach is not right in the stock market also. So before you buy anything जिसका आप प्राइस देख रहे हैं, आप उसके बारे में जानकारी तो ले लें, नहीं तो फंस जाएंगे। और अभी क्या हो रहा है, अभी आप बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं रख रहे और आप बात कर रहे हैं मैं डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहा हूं। डेरिवेटिव इज नथिंग बट अ सेगमेंट। बट हाउ टू ट्रेड, इसके 3 तरीके हैं, कैश, ऑप्शन, फ्यूचर्स। वो जब हम सीखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूं मैं। बट हाउ टू ट्रेड इज सेकेंडरी। फर्स्ट क्या है, आप बोलिए कि भाई ये एनालिसिस कैसे होता है, विथ सेगमेंट टू चूज। ये तो बहुत आगे की कहानी है ना। ये पूरा इक्वेशन है, यहाँ पे रिटेलर मार खा जाता है। सो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, ये मैं आपको समझा देता हूं अभी। ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको आप डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं, या एंट्री एग्जिट भी बोलिए। एंट्री एग्जिट मिल गई तो आपका सारा पैसा बन जाएगा। कितना पैसा बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10% से 1000 भी निकाल सकते हैं, 1 लाख भी निकाल सकते हैं। डिपेंड क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्टेड। और कैपिटल अपने पास नहीं है तो यू कैन टेक लेवरेज। लेवरेज लेने के अगेन तरीके कैश मार्केट में मिलता है, ऑप्शंस में भी लेवरेज ट्रेडिंग होती है, क्योंकि ऑप्शन इटसेल्फ इज अ लेवरेज बेस्ड ट्रेडिंग। वहां पे 100 टाइम्स का लेवरेज मिल जाता है। तो आप 6000 रुपए की प्रीमियम पे करके 6 लाख का असेट फंसा देते हैं। फ्यूचर्स में यही 6 लाख रुपए का असेट आप 1.5 लाख में ले लेते हैं। तो ये सेगमेंट्स है क्या? सेगमेंट्स तो सिर्फ एक तरीका है ट्रेड करने का। नॉलेज तो बेस बनेगी ना आपकी। और कौन से टाइप का ट्रेड करना है, तो इंट्राडे या डिलीवरी। तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग भी 2 ही है और सेगमेंट्स 3 है। तो पहले आप ये स्ट्रक्चर समझ जाएं, फिर आप ट्रेडिंग करें। सो ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना, ये कैसे करते हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले आप सभी इस चीज को जानते होंगे आई गेस। फर्स्ट थिंग इज टेक्निकल एनालिसिस, विच इज चार्ट एनालिसिस। चार्ट को देखो, उससे कुछ एक इंटरप्रिटेशन करो, एक व्यू बनाओ और आगे का डिसीजन ले लो। तो हिस्टोरिकल डेटा सीरीज पे डिपेंडेंसी आ जाती है, राइट। तो प्राइस हर रोज मूव हो रहा है और वो अपनी परछाई बनाते जा रहा हिस्टोरिकल, और उस परछाई को आप देख के भविष्य एंटिसिपेट कर रहे हो। ये कंसेप्ट आ रहा है डाउ थ्योरी से, और चार्ल्स एच डाउ साहब ने बनाई थी। इफ यू वांट टू गेट इनटू थ्योरी यू कैन जस्ट गूगल इट। इसके अंदर 2 सब पार्ट आ जाते हैं। फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब भी मैं बोलूंगा आइडेंटिफाई, इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ये स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है। जैसे आपको जाना है एयरपोर्ट और आपको सिटी में पता नहीं है डायरेक्शंस, तो आप गूगल मैप्स को पूछेंगे, तो गूगल मैप ने आपको आइडेंटिफाई करके दे दिया। बट अनुमान क्या होगा कि हम रास्ते में जाते जाते 1-2 लोगों से पूछेंगे ना, तो वो 1-2 लोगों से पूछने को बोलते हैं वैलिडेशन। तो आपने 2 लोगों से पूछा, फिर आपके 10 लोगों से पूछते आएंगे कि हर एक बेंड पे? आंसर इज नो। यू जस्ट वांट टू रीअश्योर कि जो आपने प्राइमरी एनालिसिस किया था या जो आपको इनपुट मिला था वो सही है कि नहीं है, इजंट इट। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? ट्रेंड, पैटर्न, जोन से। और उसी चीज को हम वैलिडेट कैसे करते हैं? इंडिकेटर्स, जापानीज कैंडलस्टिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ द जोन से। अब ये शब्द अगर आपको न्यू लग रहे हैं तो वील लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट आप में से कुछ लोग अगर सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं तो ये एक फॉल्टी डिसीजन देगा आपको, क्योंकि इंडिकेटर्स आर नेवर यूज्ड टू टेक डिसीजंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। इंडिकेटर्स आर ऑलवेज यूज्ड टू वैलिडेट द डिसीजन दैट यू माइट हैव टेकन। तो प्राइस को देख के अगर मैं बाई सेल करते जाऊं
तो ये एक रिस्क ट्रेड या हाई रिस्क प्रपोजिशन बन जाएगा, isn't it? So apart from the price, what I want is the profits. तो एक बार अगर आप प्रॉफिट पूछना शुरू करेंगे बिजनेस से, तो यू विल गेट सम अदर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस इटसेल्फ. तो इसको बोलते हैं एक्सपेंसिवनेस एनालिसिस, कि बिजनेस महंगा है कि सस्ता है, अब ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं. आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. देखो, एक दुकान है 10 लाख रुपए की. आप जब दुकान ले रहे हैं तो प्राइस के साथ साथ आप उसका प्रॉफिट पूछ रहे हैं. तो आपको अगला बोल रहा है भाई 2 लाख रुपए सालाना प्रॉफिट. तो आपके दिमाग ने एक सिंपल कैलकुलेशन किया. वो क्या है? पे बैक पीरियड विच इज 5 years. आपने दुकान नहीं ली अभी फॉर सम रीजन. आप फिर से आगे घूम फिर के दुकान में 1 साल 1.5 साल बाद फिर से दुकान पूछी, अगेन 10 लाख रुपए, बट द प्रॉफिट नाउ इज 1 लाख रुपीज पर ईयर. पे बैक पीरियड शूट अप कर गया, isn't it? तो जैसे स्टॉक सपोर्ट पे आया हम लोग बाय कर लेते हैं. बट यहां पे बताइए, प्राइस तो सेम है लेकिन धंधा महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? महंगा हो गया ना. इन व्हाट प्रोस्पेक्ट? किस प्रोस्पेक्ट में महंगा हुआ? विद द कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट्स. तो अनलेस एंड टिल यू सी प्रॉफिट्स, आपको प्राइस कुछ पिक्चर देने वाला है क्या? आंसर इज नो. तो whenever you want to buy a stock which is at support, we say always validate this support with valuation या expensiveness. तो ये आपकी सेकेंड एनालिसिस हो जाती है. अज्यूम करिए 10 लाख दुकान का कीमत, 2 लाख रुपए प्रॉफिट. डील हो गई पक्की. आपने बोला ठीक है कल आके पैसे दे देंगे. रात में इस बंदे को क्या होता है, दुकान वाले को एक बाजू वाली कंपनी से फोन आता है कि भाई हमारे यहाँ 100 एम्प्लॉइज आने वाले हैं अभी 1 महीने में, आप इनकी रिफ्रेशमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और हमने आपको समझो दे ही दिया. राइट, यू जस्ट डू द प्रिपरेशन. 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है. तो दुकान कितने में ठहरी थी? 10 लाख में रात में. लेकिन उसके बाद उनको ये कॉल आ गया. अब अगले दिन क्या हुआ? आप सुबह सुबह पहुंच गए पैसा लेके, तो आपको 10 लाख में देगा क्या दुकान अभी? नहीं. क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड अर्निंग आ गया. लेकिन वो प्रॉफिट रियलाइज हुए हैं क्या अभी? नहीं. तो ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुए लेकिन दुकान की कीमत बढ़ गई क्योंकि एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स है. तो बहुत बार मार्केट वर्क्स ऑन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स, इसीलिए स्टॉक प्राइस इज ऑलरेडी इन्फ्लेटेड, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम पे बिक रहा है. अब क्या हुआ? ये गैप है ना दोनों के बीच में, करंट प्रॉफिट्स विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेटेड हो गया. अब यहां पे आ गया फैक्टर. फैक्टर का मतलब कोविड. 3 महीने चल गई दुकान, धंधा भी मिल गया अच्छे से, प्रॉफिट भी आ रहा है, लेकिन अब कोविड आ गया तो कंपनी रुक गई, नेचुरली अपनी सेल्स रुक जाएगी. तो अब शेयर प्राइस कहाँ जाएगा? इट विल गो डाउन, इट विल करेक्ट टू दी प्रॉफिट्स. अब आपको बिल्कुल नहीं पता कि अनुमान लगाते कैसे हैं, भविष्य के प्रॉफिट्स कैसे आते हैं, क्या लेवल में प्रीमियम पे स्टॉक बिकता है, तो आप कभी भी गेज नहीं कर पाएंगे ना कि कितना गिरने वाला है या कितना बढ़ने वाला है. तो यहां पे रिटेलर मार खा जाता क्योंकि ही इज जस्ट लुकिंग एट द प्राइस, और प्राइस के जो फ्लक्चुएशन है उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं. आर यू ओके विद दिस? सो एनी न्यू एडिशन इन द बिजनेस और फ्यूचर अर्निंग्स विल लीड टू इंक्रीज इन द प्राइस, and any impact on the performance which may reduce the profits or the anticipated profits will bring down the price drastically. इसलिए आप देखेंगे एक ही दिन में 7-8% का करेक्शन हो जाता, क्योंकि जब डंप होता है ना स्टॉक, तो एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक को सेल कर दिया जाता. सो व्हेन द सेलर इज ईगर, व्हाट हैपेंस टू द प्राइस? इट गोज डाउन. इसका वीडियो है ना अपने पास, देखा हुआ होगा आपने. And when the buyer is eager, the price will go up. तो ये बायर और सेलर के करंट कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि प्राइस कहाँ जाएगा. साउंड्स गुड? और लास्ट जो आपका एनालिसिस है वो है ओपन इंटरेस्ट पोजीशन इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस. तो एफएनओ मार्केट का मतलब होता है एक पैरेलल मार्केट है, वहां पे लोग एक शर्त लगा रहे हैं, बेटिंग,
और बेटिंग क्या कर रहे हैं कि स्टॉक इस रेंज के अंदर रहेगा। तो ये जो रेंज है, दिस क्रिएट्स अ सुपरफिशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बिकॉज ये जो रेंज है ये इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं। स्पेशली इन ऑप्शंस ट्रेडिंग, व्हेनेवर वी से कि ऑप्शंस में ओआई बिल्ड हो गया, फॉर सम पीपल दिस में फील एब्सोल्युटली न्यू, बट जो लोग एक्सपीरियंस है दे वुड अंडरस्टैंड। ऑप्शन में जब ट्रेडिंग होती है तो उसका एक एनालिसिस होता है, और ये एनालिसिस आपको एक रेंज देगा। तो स्टॉक बीच में रेंज मिल गई, और ये रेंज आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और इसकी ताकत कितनी है? 1 महीने की। तो जो शॉर्टर वर्जन ऑफ स्विंग ट्रेडिंग है वो है 20 डेज, और वो आता है ऑप्शन चेन एनालिसिस से। और जो लार्जर व्यू है वो है 3 महीने का, वो आता है पीएनएल से, क्योंकि हर 3 महीने में क्या आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो अंदर से अंदर 20 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 महीने या 6 महीने, ये आपकी विजन बनती है, और इसी के बीच में आपको ट्रेडिंग करनी होती है, और इसी को बोलते हैं स्विंग ट्रेड्स। आर यू ओके विद दिस? अब कुछ लोग जिनको इंट्राडे करना ही है, जस्ट बताओ कि ये अगर बहुत अच्छा जोन है मेरा ट्रेडिंग का, और यहां से स्टॉक ऊपर ही जा सकता है, तो हर रोज मुझे इंट्राडे में क्या व्यू लेके आना चाहिए? बुलिश या बेरिश? बुलिश। तो इंट्राडे में आपको व्यू चाहिए ना, तो व्यू अगर आपका बुलिश है तो हर रोज आप बुलिश अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, इजंट इट? और अगर यही स्टॉक अपने हाईएस्ट हाई के आसपास होता और यहां से वो नीचे गिर सकता है, क्योंकि पुअर प्रॉफिट, हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट, whatever the reason that you can identify at that particular time, the stock can go down. तो यहां पे आप इंट्राडे की क्या व्यू लेके आएंगे? बेरिश। So intraday is the byproduct of swing analysis. Long term is extension of swing analysis. स्टॉक ऊपर आ गया, यहां पे अब उसमें और पोटेंशियल है ऊपर जाने का, बिकॉज योर एनालिसिस सेज सो। तो पार्शियल एग्जिट कर लो, एटलीस्ट अपना कुछ तो प्रॉफिट बुक कर लो। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है तो कुछ भी मत करो, एग्जिट। तो ऑटोमेटिकली स्विंग जो आपने 2 से 3 महीने का किया वो कितने महीने का हो गया? 6 महीने, 9 महीने का। तो व्हाट इज लॉन्ग टर्म? इट इज एक्सटेंशन ऑफ स्विंग ट्रेड्स। व्हाट इज इंट्राडे? इट इज द शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ स्विंग्स। तो आप जो अभी सीख रहे हैं वो क्या है? वो मेडन एनालिसिस है, बीच का। एक तरफ लॉन्ग टर्म, एक तरफ इंट्राडे। अभी आपने दोनों नहीं जाना है, अभी आपने बीच में रहना है। और ये सब कर पुरा के भी आप पैसा कमाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट डजंट वर्क ओनली ऑन नॉलेज, राइट? आपकी बुद्धि कितनी भी है फिर भी आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो इसके रीजन क्या है और उसको कैसे आप टैकल करेंगे ये मैं आपको समझा रहा हूं। मनी एंड इमोशंस, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत क्रिटिकल है। इसमें से जो इमोशंस है ये खराब करता है आपकी ट्रेडिंग को। तो जो लोग ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं या कभी ना कभी इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है मार्केट का, यू कुड कोरिलेट। फर्स्ट, आपकी एक हैबिट होती है लाइव ट्रेड्स को देखने की, यानी कि मोबाइल जेब में है ना तो बार बार निकाल के उसको देखे जा रहे हैं। मतलब प्रॉफिट लॉस, 500 रुपये प्रॉफिट, फिर 500 रुपये लॉस, 2000 का लॉस, फिर 2000 का प्रॉफिट, वट एवर। यू आर जस्ट लुकिंग एट द लाइव ट्रेड्स। इससे क्या होता है, आपका जो दिमाग है वो फ्लक्चुएट करना शुरू करता है अंदर ही, और वो कभी खुशी कभी गम के साइकिल्स में चले जाता। 1-2 साइकिल हुई नहीं कि आपके बर्दाश्त के बाहर हो जाता हो। है वो मात्र 500 रुपये, 1000 रुपये। हो सकता है आपकी लाइफ में आज 500 रुपये, 1000 रुपये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो आपका इतना टाइम सक कर लेता और दिमाग का अटेंशन इतना सक कर लेगा कि आप बोलेंगे यार मुझसे रहा नहीं जा रहा। दिस इज बिकॉज योर बॉडी इज इनटू फाइट और फ्लाइट मोड, क्योंकि एड्रेनलिन रश हो जाता अंदर, ये वो महसूस करते हैं। अब वो इतनी छटपटाहट हो जाती है कि वो जब तक ये बटन ना दबाए ना सेल का, तब तक उनका वो रिलैक्स नहीं होता माइंडसेट। तो ये जो आपका माइंडसेट डिस्टर्बेंस मोड में गया ऊपर और वहां पे रह नहीं पाते, तो इवेंचुअली इफ यू अगेन क्लोज द ट्रेड देन ओनली इट विल कम डाउन। तो ये जो साइक्लिकल इम्बैलेंसेस है ये आपको ट्रेड में रहने नहीं देंगे। तो गलती क्या होती है, लॉस को हम पकड़ के रखते हैं और प्रॉफिट आया तो छोड़ देते हैं। तो ये जो इम्बैलेंस है ये आपकी नॉलेज को ओवरराइड कर देता, एंड देन यू आर इनटू लॉस।
फिर क्या करते हैं लोग, टाइम फ्रेम शफलिंग। मैंने लिया ट्रेड 1 घंटे के फ्रेम पे, उसको फिर 15 मिनट के फ्रेम पे देख रहे हैं, फिर 3 मिनट पे देख रहे हैं, फिर 1 दिन में देख रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि हर टाइम फ्रेम का एनालिसिस अलग हो जाता है। जो लोग एक्सपीरियंस है वो समझ जाएंगे, बट अगर आपने टाइम फ्रेम शफलिंग कर दी तो आपका लॉस नक्की। तो यू शुड नो व्हेन टू डू टाइम फ्रेम शफलिंग, हाउ टू डू इट एंड व्हेन नॉट टू डू इट। तो ये सब चीजों की वजह से आपकी इमोशनल इम्बैलेंसेस आ जाती है। और लास्ट है आपका मनी मैनेजमेंट स्किल्स, जो मैं आपको अभी समझा रहा था कि आपको लेवरेज मिलता है तो लेवरेज एम्पलीफाई कर देता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस को। अब आपके पास बुद्धि आई तभी लेवरेज लेंगे ना, इजंट इट? तो एक बार आप बुद्धि ले आइए, एक लेवल पे आ जाइए, देन यू स्लोली टेक लेवरेज। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज ए लेवरेज बेस्ड सिस्टम जहां पे आपका लॉस लिमिटेड रहता है। यू नो मेरा इतना ही लॉस हो सकता है एंड द प्रॉफिट इज एब्सोल्युटली ऑन द असेट वैल्यू, जो कि 6-7 लाख रुपए होती है। इसीलिए ऑप्शंस में ज्यादा लोग चले जाते हैं। आई प्राइमरीली वर्क इन फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स में क्या होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आर यू ओके विद दिस? तो वी आर नॉट लुकिंग फॉर स्टॉक डबल हो जाए, वी आर लुकिंग फॉर स्टॉक 15% ऊपर जाए। अब उस 15% में से मैं 1 लाख रुपए कैसे खींच लूं, ये मैं आपको सिखा दूंगा। तो इट इज इजी रिलेटिवली टू आइडेंटिफाई 15% के 3-4 ट्रेड सालाना। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी दैट आई एम लुकिंग एट? 15% की मूवमेंट साल में 3 बार। ये स्लो फ्रीक्वेंसी होगी ना, लेकिन वो 15% से आप 1 लाख रुपए कैसे निकालें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप सिर्फ ऊपर की दिशा को ना सोचे, स्विंग में हम लोग नीचे की दिशा में पैसे कमाते हैं, राइट? तो डाउनफॉल में भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो 3 अपस्विंग मिल जाए आपको, 3 डाउन स्विंग मिल जाए, इट इज मोर देन सफिशिएंट इनफ टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट। आर यू ओके विद दिस? तो कोई भी हमें एग्रेसिव ट्रेड्स नहीं करने और कोई भी हमें हैस्टी डिसीजंस नहीं लेने। आपको एग्रेसिव ट्रेड करना ही है तो बैंक निफ्टी में जाइए, इंट्रा वीक ट्रेड करिए, जो मैं आपको सिखा दूंगा बाद में। इंट्रा वीक का मतलब होता है 1 हफ्ते की होल्डिंग, और इंट्रा वीक के अंदर होता है 2 days to 3 days होल्डिंग, और उसके अंदर होता है 1 day होल्डिंग विच इज इंट्राडे। एक ही दिन के अंदर स्क्वायर ऑफ कर दो। तो जितना आप टाइम फ्रेम छोटा करेंगे उतना रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि उतने नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ेंगे, क्योंकि एज नंबर ऑफ ट्रेड्स इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू लॉस इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे, क्वालिटी बढ़ेगी, आपकी सक्सेस रेट बढ़ेगी। साउंड्स गुड?